अतुल और नीरव की आज शादी हो गई। कावेरी ने अपनी एक और जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। अतुल और नीरव अपनी पत्नियों के साथ बड़ी माँ के पास उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। सदा खुश रहो। ये लो सोने का कंगन तुम दोनों बहुओं के लिए। ये अतुल और नीरव की माँ के हैं, मतलब मेरी जेठानी जी के कंगन है। इन्हें हमेशा संभाल के रखना। माँ पापा के जाने के बाद बड़ी माँ ने ही घर को और हमें संभाला है, इसीलिए तो हम इन्हें बड़ी माँ कहते हैं। पायल, हाँ, इन्होंने कभी हमें रौनक से कम नहीं समझा। ध्रुवी, हमें बहुत प्यार दिया है बड़ी माँ ने। मेरी तो यही दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अब तो तुम दोनों की शादी भी हो गई है, अब मैं निश्चिंत हो गई हूँ। कावेरी ने बचपन से अतुल और नीरव को पाल पोस के बड़ा किया था, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी थी। पर पायल और ध्रुवी को शायद दाल में कुछ काला लग रहा था। एक सुबह जब कावेरी के पास एक अनजान आदमी आता है। ये लो, ये 10 लाख रुपए हैं, ध्यान से ले जाना। किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, समझे? आप बेफिक्र रहिए मैडम, आज तक जैसे चलता आया है वैसा ही सब चलता रहेगा। और सुनो, जाते वक्त कोई तुमसे पूछे कौन हो तो कह देना हलवाई हूँ, समझे? ज़्यादा जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जी मैडम। देखा, मुझे तो पहले ही शक था कि ये जितनी सीधी बनती हैं उतनी है नहीं। कोई औरत अपने बच्चे से ज़्यादा प्यार किसी को कर ही नहीं सकती। हमारे पतियों के सामने तो बड़ी भोली बनती है, और यहाँ देखो 10 लाख रुपए अपने बेटे रौनक को ही भिजवा रही होंगी। पर अब हम इनकी चालाकियाँ और नहीं चलने देंगे। हाँ, सही कहा तुमने। पायल और ध्रुवी को शक होने लगा था कि बड़ी माँ जैसी दिखती हैं वैसी है नहीं। वो उनके सास ससुर के पैसों पर कब्जा करना चाहती है। अब दोनों बड़ी माँ के खिलाफ होने लगी थी। पायल, ध्रुवी, दोनों यहाँ आना तो। कहिए, क्या हुआ? आजकल ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है। मैं सोच रही थी कि जो गहने घर में पड़े हैं वो बैंक के लॉकर में रखवा दें। तुम दोनों के पास भी जो गहने हैं वो भी रखवा देते हैं लॉकर में। खतरा घर में नहीं रखना चाहिए ना। हाँ हाँ, आप तो यही चाहती हैं कि हमारे पास कुछ ना रहे, हम खाली हो जाएं और सब कुछ आप ले ले। पर हम आपकी ये मनोकामना कभी पूरी नहीं होने देंगे। हम आपको बहुत अच्छे से समझ गए हैं। या तुम दोनों क्या बोले जा रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? दिमाग तो ठिकाने पे है ना दोनों का, कि नहीं? दिमाग तो अभी आया है हम में। अब आपकी बात हम तो मानने से रहे। पायल और ध्रुवी अब इस कोशिश में थी कि वो अपने अपने पतियों को बड़ी माँ का असली रूप दिखा पाए, इसलिए वो आए दिन उन्हें बड़ी माँ के बारे में बताती रहती। एक दिन जब सब लोग बैठ के टेबल पर खाना खा रहे थे तब, बड़ी माँ, बैंक में आपकी साइन चलती है, इस चेक पर साइन कर दीजिएगा, मुझे कुछ रुपये चाहिए। हाँ हाँ, कर देती हूँ। कितने रुपये चाहिए थे बेटा? कुछ 5 लाख रुपए चाहिए थे। पायल को नया नेकलेस लेना था, आप साइन कर दीजिए। इतना महंगा नेकलेस? अभी तो उनके पास गहनों की कोई कमी नहीं। ऐसे फिजूल खर्चे नहीं करने चाहिए तुम लोगों को बेटा। बड़ी माँ, आप कुछ लेती हैं या पैसे निकाल कर रौनक को भेजती है, तब हमने तो कुछ नहीं कहा आपसे। ये सब हमारे माता पिता का है जिस पर हमारा पूरा हक है। नीरव सही कह रहा है बड़ी माँ, हम इन पैसों को कैसे भी उपयोग में लें, आपको इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। और आपको अपनी साइन भी अब इस बैंक से हटा देनी चाहिए। कब तक आपसे पैसे मांगते रहेंगे हम? हाँ, शायद अब तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हो। अतुल और नीरव को भी अब बड़ी माँ की दखल अंदाजी खटकने लगी थी। अब वो उनके किसी भी फैसले को नहीं मानते थे, और पायल और ध्रुवी ने तो कसम खा ली थी कि वो बड़ी माँ की सही बात को भी गलत तरीके से ही लेंगी। ध्रुवी, ध्रुवी, अब क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हैं आप? क्या हुआ? मैं किसी काम से बाहर जा रही हूँ, इसलिए अगर कोई पूछे तो बता देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है। कावेरी एक बैग लेकर घर से चली जाती है। अब ध्रुवी को शक होने लगा कि बड़ी माँ फिर से पैसों का बैग किसे भिजवा रही है, इसलिए उसने पायल को बुलाया और दोनों उनका पीछा करने लगी। उन दोनों ने देखा कि कावेरी एक बैग फिर से उस इंसान को दे रही है जो उस दिन उनके घर आया था। मैं तो कहती हूँ आज इन्हें रंगे हाथ पकड़ ही लेते हैं और पतियों के आगे ले जाते हैं, वहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही कह रही हो तुम, मैं अभी इन्हें यहाँ बुला लेती हूँ। पायल ने बड़ी चालाकी से अतुल और नीरव को वहाँ बुला लिया और उन्हें बताने लगी कि कैसे बड़ी माँ पैसों से भरा बैग दूसरी बार उस अनजान इंसान को दे रही है।
तुम दोनों सही कह रही थी, हमने कुछ ज़्यादा ही भरोसा कर लिया बड़ी माँ पे। आज उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। आज वो हमारी नज़रों से गिर गई है, चलो चल के पूछते हैं उनसे ही। अतुल और नीरव गुस्से में बड़ी माँ के पास आते हैं और पूछते हैं, आप कब से यह करती आ रही है हमारे साथ बड़ी माँ? हाँ, आज अगर आपकी बहुओं ने आपको नहीं पकड़ा होता तो हमें तो कभी विश्वास भी नहीं होता इस बात पर कि आप ये भी कर सकती हैं। हाँ, हम आपको बड़ी माँ कहते हैं और आप हमारे साथ धोखा करती आई। हमारे पिताजी के बिजनेस को, उनके पैसे को हथियाना चाहती हैं आप। हमने तो आपको माँ जैसा दर्जा दिया था बड़ी माँ, आपने दुश्मन जैसा बर्ताव कर दिया हमारे साथ। तो अब जब मैं पकड़ी गई हूँ तो क्या सज़ा है मेरी, ये भी बता दो। अब हम आपके साथ नहीं रह सकते। आपको बड़ी माँ कहा है ना, नहीं तो पुलिस के हवाले कर देते अगर कोई और होता तो। चली जाइए हमारी ज़िंदगी से और घर से। ठीक है, जिसमें तुम दोनों खुश हो, चली जाती हूँ मैं। कावेरी अपना सामान लेकर चली गई। अतुल और नीरव ने उनका चेहरा भी नहीं देखा और ना ही कभी उनसे फिर से मिलने की कोशिश की। अब घर का सारा काम पायल और ध्रुवी ने अपने हाथ में ले लिया था और बिजनेस की भागदौड़ अतुल और नीरव ने अपने हाथ में। उन्होंने पूरा बिजनेस अपने नाम कर लिया था और बड़ी माँ का जिक्र भी अब उस घर में नहीं होता था। अतुल और नीरव ने बड़ी माँ को घर से निकाल दिया और सारा बिजनेस अपने नाम कर लिया और मुड़कर एक बार भी नहीं देखा कि वो कहाँ हैं, कैसी हैं। उन्होंने जैसे उन्हें भुला ही दिया था। बड़ी माँ को घर से गए 1 महीना हो चुका था। पायल और ध्रुवी अब अपनी मर्जी से पैसे उड़ा रही थी। अरे तुमने वो ऑनलाइन पर्स देखा? तुम्हें पता है वो लिमिटेड एडिशन है जो करीना लेती है। मैं सोच रही हूँ कि मैं ले लेती हूँ। कितने का है? बस यही कुछ 50,000 का है। हाँ तो एक मेरे लिए भी मंगवा देना, ठीक है? हाँ ठीक है। अब तो कोई डर नहीं, वो बड़ी माँ जो चली गई है इस घर से। हाँ सही कहा, उन्होंने तो जैसे पूरे घर पर कब्जा ही कर रखा था। अच्छा हुआ हमने उनका पर्दाफाश कर दिया, नहीं तो ये सब वो हड़प कर लेती। हाँ, आखिर ये हमारे सास ससुर की जायदाद है, इन पे हमारे पतियों का हक है और वो सारा पैसा अपने बेटे को भेज रही थी। अब खा रही होंगी दर दर की ठोकरें कहीं। पायल और ध्रुवी अब अपने आप को मालकिन समझने लगी थी और उनके नखरे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। इस तरफ अतुल और नीरव के बिजनेस में अब नुकसान होने लगा था। समझ में नहीं आ रहा इतना नुकसान कैसे हो रहा है, खर्चे इतने ज़्यादा कैसे बढ़ गए। हाँ, बिजनेस तो पहले भी चलता था पर अब जैसे मुनाफा दिखाई नहीं देता। समझ में नहीं आ रहा दिक्कत कहाँ आ रही है। और दूसरी तरफ ये पायल और ध्रुवी के फिजूल के खर्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। दोनों का दिमाग सातवें आसमान पर पहुंच गया है। पता चला है मार्केट में एक नई कंपनी आई है जिसका मालिक विदेश से आया है, उसी की वजह से हमारे बिजनेस को नुकसान हो रहा है। उसने आते ही ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च किए मार्केट में, सब लोग उसी के पीछे भाग रहे हैं। पता लगाना पड़ेगा कि आखिर में ये है कौन। अगले हफ्ते एक मीटिंग में वो आने वाला है, तभी हम उससे मिल लेते हैं। हाँ, पता तो चले ये विदेशी है कौन। अतुल और नीरव आजकल बिजनेस को लेकर काफ़ी परेशान रहने लगे थे, जिसे देखकर पायल और ध्रुवी को भी चिंता होने लगी थी। आप दोनों बहुत परेशान लग रहे हैं, अब तो ठीक से खाना भी नहीं खाते। और हमें भी अब पैसे देने बंद कर दिए हैं। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? तुम दोनों को पैसे घर चलाने के लिए देते थे और तुम दोनों उन पैसों से फिजूल खर्चे करने लगती थी, इसीलिए बंद कर दिए। और वैसे भी बिजनेस में बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं, हमें सावधानी से काम लेना होगा। और तुम दोनों को भी अपने फालतू के खर्चे बंद करने पड़ेंगे, समझी? हाँ हाँ समझ गए हम दोनों। आप दोनों गुस्सा मत करिए ना प्लीज़। अतुल और नीरव के हाथ से अब उनका बिजनेस निकलता हुआ नजर आ रहा था और आज वो विदेशी बिजनेसमैन भी आने वाला था जिसके बारे में पूरा मार्केट बात कर रहा था। बस वो आने ही वाला है, हर जगह बस उसी के चर्चे हैं, जिसे देखो उसी के बारे में बात कर रहा है। हाँ, हर कोई उसके साथ बिजनेस करना चाहता है। ये लो वो आ गया। अतुल और नीरव उसे देखकर चौंक जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं, बड़ी माँ का बेटा रौनक था जिसके चर्चे हर जगह हो रहे थे। रौनक है वो विदेशी बिजनेसमैन, तभी हमसे बदला ले रहा है क्योंकि हमने बड़ी माँ को रंगे हाथों जो पकड़ लिया था। अब समझ में आया, बड़ी माँ इतने सारे रुपए इसे ही भेजती होंगी जिससे वो हमसे भी ज़्यादा आगे बढ़ जाए।
बड़ी माँ ने हमारे पिताजी के पैसों से अपने बेटे का बिजनेस खड़ा करवा दिया। कितनी स्वार्थी निकली। अतुल और नीरव को रौनक को देखकर ऐसे ही शौक सा लग गया था। उन्हें रौनक पर गुस्सा आ रहा था, पर इससे पहले कि वो कुछ करते, रौनक मीटिंग में कुछ कहने लगा जिससे सबकी नज़र उस पर थी। मैं जानता हूँ यहाँ सब हमारे प्रोडक्ट से बहुत खुश हैं, सब हमारे साथ काम करना चाहते हैं, पर इन सब का असली हकदार मैं नहीं हूँ, कोई और है जिन्होंने इस बिज़नेस को इस मकाम तक पहुँचा दिया। मैं उनको आप सबके सामने बुलाना चाहता हूँ। माँ आ जाइए प्लीज़। रौनक ने कावेरी को सबके सामने बुलाया। सब लोग उनके लिए ताली बजाने लगे, पर जब कावेरी ने अतुल और नीरव को देखा तो उसकी आंखें भर आई, पर उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया। मीटिंग खत्म होने के बाद अतुल और नीरव रौनक और कावेरी के पास आते हैं। कैसे हो मेरे बच्चों, तुम लोग ठीक तो हो ना? कितने दिनों बाद देखा तुम दोनों को। हाँ, तो खुशी होंगी हमें इस हाल में देखकर। हाँ, हमें बर्बाद करने में आपने कसर कहाँ छोड़ी है? अपने बेटे के साथ मिलकर हमारे बिजनेस को ख़त्म करना चाहती है ना? ही तुम दोनों कैसी बात कर रहे हो? भला कोई माँ अपने बच्चों का बुरा कभी सोच सकती है? आप अपने आप को हमारी माँ मत कहिए। आपने हमारे पिताजी के बिजनेस को हड़प कर अपने बेटे के सपने पूरे किए हैं, और अब आपका असली चेहरा हमारे सामने आ चुका है। तुम दोनों ने अब एक और लफ्ज़ कहा तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम दोनों मेरे भाई हो, समझे? तुम दोनों को माँ के बारे में कुछ भी बोलने का कोई हक नहीं है। इस औरत ने हमारे साथ इतना सब किया और हम आरोप भी ना लगाए। हाँ, पायल और ध्रुवी ने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था पैसे तुम्हें भेजते हुए। बस बहुत हो गया अब। रौनक चुप हो जा बेटा। नहीं माँ, आज इन्हें सच बताना ही होगा। कैसा सच? जिस माँ के लिए तुम ये सब कह रहे हो, ये बिजनेस उन्होंने खड़ा किया था। तुम्हारे पिताजी को बिजनेस में बहुत नुकसान हुआ, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली थी तुम्हारी माँ के साथ। माँ ने तुम दोनों को पाला और ये बिजनेस भी संभाला, और तुमसे ये कहती रही कि ये तुम्हारे पिताजी का है सब कुछ। वो पैसे वो मुझे नहीं, इस बिजनेस में डालती थी, जो मैनेजर उनसे ले जाता था। तुमने अपनी पत्नियों के कहने पर अपनी बड़ी माँ को घर से निकाल दिया। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। अतुल और नीरव ये सच सुनकर जैसे सुन से हो गए थे। उनकी आंखों से पानी जैसे रुक ही नहीं रहा था। वो दोनों कावेरी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। बस मेरे बच्चों, बस करो। माँ भी भला बच्चों से नाराज़ होती है कभी? चलो उठ जाओ दोनों। बड़ी माँ, हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपका दिल दुखाया। हाँ, पायल और ध्रुवी के कहने पर हमने आप पर शक कर दिया। हम वादा कर दे आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। अतुल और नीरव को अपनी गलती का एहसास हो गया, और पायल और ध्रुवी भी सुधर गई। अब वो बड़ी माँ की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करती थी। उन्हें समझ में आ गया था कि बड़ों की छाया घर में कितनी ज़रूरी होती है। कमलेश और उर्मिला जी के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था अंशुल और छोटे बेटे का नाम प्रदीप। दोनों की शादी हो चुकी थी। अंशुल की पत्नी सीमा और प्रदीप की पत्नी काव्या थी। बड़े बेटे अंशुल की पत्नी सीमा सीधे सादी स्वभाव की, वहीं दूसरी तरफ प्रदीप की पत्नी बड़े ही चालू स्वभाव की। मम्मी जी, मैंने किचन का सारा काम कर दिया है, नाश्ता बन गया है। आपको जब भी खाना हो मुझे बता देना। ठीक है बहू, थोड़ी देर के बाद मैं तुम्हें बताती हूँ। तभी काव्या रसोई में पहुंचती है और वहां पर नाश्ता देखती है। अरे क्या बात है, जिठानी जी ने तो अच्छा खासा ब्रेकफास्ट बना कर रखा हुआ है। जल्दी से अपना टिफिन पैक कर लेती हूँ, ऑफिस जाकर मजे से खाऊंगी। काव्या अपने टिफिन में खूब सारा ब्रेकफास्ट पैक कर लेती है, अपने लिए भी और अपनी ऑफिस की सहेली के लिए भी। अरे काव्या चलो, तुम्हारा ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। हाँ हाँ चलिए, मैं तैयार हूँ। थोड़ी देर के बाद, सीमा बहू मेरे लिए नाश्ता ले आओ। अरे मैंने तो इतना सारा ब्रेकफास्ट बना कर रखा था, कहाँ चला गया? अभी तक तो किसी ने खाया भी नहीं है। अरे क्या हुआ बहू, नाश्ता लाने में इतनी देर क्यों लग रही है? मम्मी जी, मैंने नाश्ता बनाया तो था, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। किचन में तो कुछ भी नहीं है। ये कैसी बात कर रही हो तुम? नाश्ता कहाँ चला जाएगा? मुझे तो लगता है तुम मुझे पागल बना रही हो। तुम्हारा काम करने का मन नहीं है ना? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सच में ब्रेकफास्ट बनाया था।
शाम को काव्या ऑफिस से लौट कर आती है और वो डिनर बनाती है। खाना खाते वक्त उर्मिला जी अपनी नाराजगी दिखाती है। काव्या बहू, तुमने तो खाना पूरा बनाया है ना, कम तो नहीं पड़ जाएगा? मम्मी जी क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हाँ मम्मी, हमारे घर में तो नाश्ता खाना सब कुछ पूरा ही बनता है। आप आज ऐसे क्यों पूछ रही हैं? अरे बेटा, ये तो तू अपनी बीवी से ही पूछ। सुबह मेरे लिए नाश्ता ही नहीं बनाया। अरे भाभी, आपने ये क्या किया? मम्मी जी के लिए ब्रेकफास्ट क्यों नहीं बनाया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने, लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। अरे भाभी, घर में रखा हुआ नाश्ता कहाँ गायब हो जाएगा? आप भी कैसी बातें करती हैं? कोई बात नहीं मम्मी जी, मैंने खूब सारा खाना बनाया है, आप आराम से खाइए। हो सकता है भाभी का मन ना हो नाश्ता बनाने का, सीधे सीधे तो वो आपसे कह नहीं सकती, क्यों भाभी? सबकी बातें सुनकर सीमा चुपचाप रह जाती है। और फिर एक दिन, देखो बच्चों, अब हमारी उम्र हो चली है। हमारी जो भी जमा पूंजी है, मेरा मतलब है कि तुम्हारी माँ के गहने वगैरह, हम चाहते हैं कि वो अब हम तुम्हें दे दें। अब तुम लोग उनकी देखभाल करो और अपने पास रखो। लेकिन पापा, आप है ना सब संभाल कर रखने के लिए। अरे पापा जी ठीक ही तो कह रहे हैं, कल को भगवान न करे उनकी तबीयत ऊपर नीचे हो जाए, कुछ हो जाए। अब इस उम्र में किस चीज का क्या पता है ना। बहू सही कह रही है। देखो बेटा, बाकी सारी चीजें तो मेरे पास 2 है, लेकिन ये जो बड़ा वाला हार है ना, ये बस एक ही है। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये हार आप अपने पास रख लीजिए और बाकी की चीजें आप चाहे तो हम दोनों को दे सकती हैं। लेकिन मम्मी जी, आप इस उम्र में इसे कैसे संभालेंगी? अरे कहीं इधर उधर रखकर भूल गई तो? बहुत सही कह रही है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इस हार को तुम दोनों में से किसे बांटें? हाँ पापा, ये बात तो सही है, लेकिन कोई बात नहीं, अंशुल भैया बड़े हैं, आप चाहे तो ये उनको दे दीजिए। हाँ वैसे आप ठीक ही कह रहे हैं मम्मी जी, ये हार आप सीमा भाभी को ही दे दो। अरे नहीं, इस पर तुम्हारा भी पूरा अधिकार है। पूरे परिवार में किसी को समझ में नहीं आता कि उस हार को दोनों बहुओं में किस तरह बांटा जाए। काव्या हार को पूरी तरह से अपने पास रखना चाहती थी, इसीलिए एक दिन मौका देखकर वो उर्मिला जी के पास पहुंच गई। मम्मी जी, मेरे मायके में ना शादी है, तो मुझे वो आपका बड़ा वाला हार चाहिए था। अरे हाँ, क्यों नहीं बहू, ले जाओ, तुम्हारे काम नहीं आएगा तो किसके आएगा, लेकिन थोड़ा संभाल कर रखना। हाँ बेटा। काव्या उस हार को लेकर अपने मायके चली जाती है और जब वो शादी से लौट कर आती है तो बुरी तरह से रोते और चिल्लाते हुए वापस आती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं। क्या हुआ काव्या, तुम इतना रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना काव्या? तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है कि कुछ हो गया है। काव्या क्या हुआ? मैंने तुम्हें पहले ही अकेले जाने से मना किया था। क्या बताऊं, रास्ते में किसी ने मेरा पर्स छीन लिया और उसमें से मम्मी जी का बड़ा वाला जो हार था ना। आप सब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? वो हार तो बहुत महंगा था। मम्मी जी मुझे माफ कर दो, चोर ने मेरी गर्दन पर चाकू रख दिया था। अगर मैं उसे वो हार नहीं देती तो वो मुझे मार देता। अरे कोई बात नहीं बहू, हार तो बहुत आ जाएंगे। भगवान का शुक्र है कि तुम ठीक हो। हाँ ठीक कहते हैं आप, अगर हमारी बहू को कुछ हो जाता तो। तुम हार की चिंता मत करो काव्या, हम दूसरा हार बनवा लेंगे, तुम अपना ख्याल रखो। कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक काव्या की मम्मी काव्या के ससुराल आ जाती है। उस वक्त काव्या अपने ऑफिस में थी। कैसी हैं समधन जी? बहुत दिन हो गए, सोचा आपसे मिलकर आती हूँ। अरे बहुत अच्छा किया। और बताइए, सब ठीक है ना? हाँ जी सब ठीक है। ये काव्या ना एक पैकेट मुझे दे गई थी जब शादी में आई थी। पहले तो मुझे पता ही नहीं था इसमें क्या है, लेकिन जब खोलकर देखा तो कुछ कीमती सामान था, इसलिए सोचा सही समय पर उसे वापस दे देती हूँ। अच्छा, जरा दिखाइए क्या है इसमें। उर्मिला जब उस पैकेट को खोलकर देखती है
तो उसमें वही वाला हार निकलता है जिसके लिए काव्या ने कहा था कि वो चोरी हो गया है। जब काव्या ऑफिस से लौट कर आती है, काव्या, तुमने हम सबसे झूठ बोला। ये हार तुम्हारी मम्मी देकर गई है। काव्या, तुम्हें इस तरह झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बहू, अगर तुम्हें ये हार चाहिए था तो सीधे सीधे कह देती। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कि मैं अपनी चालाकी से हार खोने का नाटक करूंगी और फिर वो हमेशा के लिए मेरे पास ही रहेगा। और मुझे क्या पता था कि मेरी अपनी मम्मी ही मेरी चालाकी को सबके सामने इस तरह खोल कर रख देगी। आई एम सॉरी।